हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल Achievers Success Mantra. In our last session, we have discussed about security, internet security, need for internet security, online or cyber threats, possible threats, confidentiality of information, best practices for internet security, concepts of browsers, cookies, data backup and antivirus, and clearing data in browsers. उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे. Today we will discuss about maintain workplace security, and the topics that will be covered are workplace safety, basic safety rules to follow at workplace, fire safety, falls and slips safety, electrical safety, use of first aid, and case studies of hazardous situations. आज का ये सेशन जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, दे ऑल आर थियोरेटिकल, सो प्रैक्टिकल विल नॉट बी देयर. ध्यान से हर टॉपिक को समझिएगा. ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके उसके बारे में बताइएगा. हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वर्क प्लेस सेफ्टी. आज जो भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी हो. ज़रूरी नहीं सिर्फ वर्क प्लेस पे ही आपको सेफ्टी मिले. आपको अपने घर में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, हर जगह आपको सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी है. तो जो भी टॉपिक्स आज हम पढ़ रहे हैं वो सब आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएंगे और आपको उनको पढ़ के ऐसा भी लगेगा कि हाँ, हमारे आसपास ऐसा होता है. तो वर्क प्लेस सेफ्टी जब हम बात करते हैं तो वर्क प्लेस पे सेफ्टी जो है वो इसलिए ज़रूरी है जिससे कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे से काम कर सकें. साथ के साथ ये उन एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स का राइट है कि उन्हें अपनी काम करने की जगह पर सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जब वहाँ का वर्कर, वहाँ का एम्प्लॉय सुरक्षित होगा तभी वो अपना अच्छे से काम करके आपको दे सकता है. इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू एम्प्लॉयज़. ये बहुत ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा वातावरण दें जो उसके लिए बिल्कुल सुरक्षित हो, so that they can work with minimal risk to their health, जिससे कि वो वहाँ पर काम कर सके जहाँ पर उनकी हेल्थ को कम से कम नुकसान पहुँचे. It's employers' responsibility to ensure and implement workplace safety measures. ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने वर्कर्स के लिए सुनिश्चित करे और ये भी ध्यान रखे कि जितने भी उसके एरिया है जहाँ पर उसके मजदूर काम कर रहे हैं, उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल तरीके से सुरक्षित हो और वहाँ पर हर तरह का सेफ्टी मेजर लिया जाए. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एफर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़. और ना केवल सिर्फ एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एम्प्लॉयज़ के भी एफर्ट्स होने चाहिए कि जो भी उन्हें सेफ्टी मेजर्स या गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं काम करने के लिए, कि किस तरीके से उन्हें कौन सा काम करना है, क्या ड्रेस पहन के काम करना है, कितने डिस्टेंस पे रह के काम करना है, ये सब का ध्यान वो खुद भी रखें, क्योंकि सिर्फ एक एम्प्लॉयर के ध्यान रखने से कुछ नहीं हो सकता. एक पर्सन को अपनी सेफ्टी खुद भी करनी चाहिए. बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस. कौन कौन से ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको अपने वर्क प्लेस पर फॉलो करने चाहिए, और सिर्फ वर्क प्लेस पे ही नहीं, बाकी जगह भी आप इनको फॉलो करिए. द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द रिस्क. रिस्क को समझिए. वंस यू नो द पर्टिकुलर हैजार्ड्स ऑफ योर जॉब और वर्क प्लेस, एक बार आप अपने जॉब या वर्क प्लेस के हैजार्ड्स समझ जाएं अच्छे से, यू कैन टेक स्टेप्स टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरी और इलनेस. तो आप अपने वर्क से रिलेटेड जो इंजरी हुई है या कोई बीमारी हुई है आपको, तो आप उसके लिए कदम उठा सकते हैं किस तरीके से आप उस चीज़ को कम कर सकें. Then is reduce workplace stress.
Common causes include long hours, heavy workload, job insecurity, and conflicts with co-workers और bosses. इसमें बहुत सारे कारण होते हैं कि वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा लंबे घंटों तक काम करते हैं इसलिए, या काम बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर, आपकी जॉब आपको लगती है कि सिक्योर नहीं है इसलिए एक स्ट्रेस आपके ऊपर बना रहता है, या कभी कभार आपके कोवर्कर्स या आपके बॉस के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है। तो इन सब कारणों को कम करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप कम से कम अपने आप को स्ट्रेस दें, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस देने की वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू डिप्रेशन, स्लीपिंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स विद कंसंट्रेशन। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको नींद कम आएगी, सोने में दिक्कत होएगी, या कंसंट्रेशन ध्यान लगाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन इज स्टे अलर्ट, हमेशा सतर्क रहें। ये नहीं कि आप अनबने तरीके से काम कर रहे हैं, ध्यान देके काम नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा आपके आसपास क्या चल रहा है। नो, wherever you are working, whatever you are doing, you have to be alert in each and everything. Wear the right clothes. वर्क क्लोथ शुड फिट प्रॉपरली। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे जिस तरह की क्लोथिंग की डिमांड है वहाँ पर उसी तरीके से कपड़े पहनिए। एनीथिंग दैट कैन कैच इन मशीनरी इज हार्मफुल। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जो मशीन में फंस सकता है या इसमें कुछ केमिकल्स गिर सकते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी क्लोथिंग ना पहने क्योंकि ये हार्मफुल हो सकती है। प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और इक्विपमेंट जैसे कि उनकी ज़रूरत पड़े उनको पहनिए, उनका इस्तेमाल करिए। टेक रेगुलर ब्रेक्स। स्टेइंग फ्रेश एंड अलर्ट विल हेल्प यू अवॉइड इंजरी और बर्नआउट। अगर आप लंबे समय तक काम करें तो ऐसा मत करिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए, क्योंकि जब आप फ्रेश रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो आप अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं। Schedule the most difficult task of each day for times when your concentration is best. जो सबसे अच्छी टास्क होती है आपकी उसको ऐसे समय पर करिए जब आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो। जब आपका ध्यान ना हो कोई काम करने में उस समय वो काम ना करें। Avoid stooping or twisting. Use properly designed furniture and equipment. अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया फर्नीचर और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। And rearrange your work area so that everything you need is within easy reach. अच्छे तरीके से अपने आसपास के एरिया को अरेंज करके रखें जिससे कि आपको जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो तो आपको आसानी से मिल सके, ये नहीं कि आपको इधर उधर भागना पड़ रहा है। Use mechanical aids whenever possible. Instead of trying to lift or carry a heavy object, एक हैवी ऑब्जेक्ट उठाने की बजाय उसको कोशिश करने की बजाय कि हाँ मैं तो उठा लूँगा, यूज़ अ व्हील बैरो, एक व्हील बैरो का इस्तेमाल करिए, कन्वेयर या बेल्ट का या क्रेन का, जिस भी तरीके से आप उस हैवी लोड को आसानी से उठा सकते हैं। प्रोटेक्ट योर बैक। इफ़ यू डू नीड टू पिक अप एंड कैरी हैवी लोड्स, अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाती है भारी सामान उठाने की और उसे कहीं और ले जाने की, कीप द लोड क्लोज टू योर बॉडी, उस भारी भरकम चीज़ को अपनी बॉडी के पास रखें। एंड लिफ्ट विद योर थाई मसल्स, और अपनी थाई मसल्स की मदद से उसको लिफ्ट करें। वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू सूट द टास्क, जो भी आपके टास्क को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सूट करता है उसको यूज करें, उसका इस्तेमाल करें। स्टे सोबर। Alcohol and drugs are a contributing factor in around 3% of workplace fatalities. आपके वर्क प्लेस पे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 3% एक्सीडेंट्स में इंक्लूड होता है अगर कोई पर्सन अल्कोहल पी के या ड्रग लेके काम कर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। डोंट बी अ मिसचीफ मेकर। प्रैक्टिकल जोक्स एंड फन कैन बी डेंजरस। कई बार हो सकता है काम करने की जगह पे आपने किसी के साथ कोई जोक कर दिया, कोई मजाक कर दिया, और वही चीज़ आगे जाके हमारे लिए क्या साबित हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, स्पेशली अराउंड हैवी मशीनरी, और खास तौर से तब व्हेन यू आर इन अ एरिया वेयर देयर आर हैवी मशीन्स अराउंड यू।
कीप वर्क प्लेस एंड इक्विपमेंट्स क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड। अपनी वर्क प्लेस की जगह को, अपने इक्विपमेंट्स को साफ सुथरा रखें, उन्हें सूखा रखें और ऐसी जगहों पर काम करें जहाँ पर अच्छे से एयर क्रॉस हो सकती हो, अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर हो। इमरजेंसी एग्जिट्स, लर्न द एस्केप रूट्स एंड एग्जिट्स इन द बिल्डिंग। हमेशा जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, कीप इट इन माइंड वेयर आर द एस्केप रूट्स एंड एग्जिट्स, कहाँ पे हैं, और जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करें। और इन जगहों को, जो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, इनको हमेशा ऑब्स्ट्रक्ट फ्री रखिए, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। देन इज फायर सेफ्टी। एवरी वर्क प्लेस शुड फोकस ऑन फायर सेफ्टी। हर वर्क प्लेस की जगह पर आपको ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए फायर सेफ्टी के ऊपर। बिकॉज फायर कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। क्योंकि अगर हम फायर के केसेस को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, अपने वर्क प्लेस को सही से नहीं रखेंगे, तो उस केस में फायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स और डेंजरस साबित हो सकती है। वट आर द इफेक्ट्स ऑफ फायर? फायर के इफेक्ट्स क्या होते हैं? मोस्ट फायर्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक। कई बार जो आग लगती है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ हाईली टॉक्सिक फॉर एवरीवन, जो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इंस्टेड ऑफ फ्लेम्स, फ्लेम्स के कंपैरिजन में स्मोक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फैटेलिटीज। ज़्यादातर फैटेलिटीज के लिए जो स्मोक होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। जो स्मोक होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है हमारे लिए या और पर्सन्स के लिए। क्योंकि स्मोक क्या करती है, जब हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत करती है, हम अनकॉन्शियस से होने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्मोक की वजह से कॉज हो सकती हैं। अब आप कहेंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, अगर हम उनके सर्विस को स्टडी करें कि जितने भी अभी तक फायर केसेस हुए हैं या जितने भी अभी तक एनालिसिस किए गया है उन इंसिडेंट्स को होने के बाद, तो मेनली यही बात निकल कर आई है कि स्मोक की वजह से बहुत सारा लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। अ स्मोकी फायर affects humans in the following manner. If we talk about 30 seconds की आग लगने के 30 seconds के बाद क्या होता है, डिसोरिएंटेशन होना शुरू होता है। यानी कि हर जगह हबड़ दबड़ मचने लगती है, इंसान को समझ में नहीं आ रहा होता कि करना क्या है, उसे पता नहीं लगता कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। तो हर एक चीज़ क्या होती है, बस इधर उधर हो रही होती है। देन विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर इंसान जो है वो अनकॉन्शियस बेहोश सा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और धुआं जो है वो धीरे धीरे उसकी बॉडी में अंदर बैठने लगता है। विद इन 3 मिनट्स, और 3 मिनट के अंदर एक पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इस तरीके से जो स्मोक होती है वो इतनी डिजास्टर्स साबित हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी अगर आप किसी ऐसे एरिया में फंस गए हैं जहाँ पर आग लगी हुई है और धुआं बहुत ज़्यादा है, तो अपने नोज और माउथ को एक गीले कपड़े से कवर करके रखिए एंड लाई डाउन वाइल मूविंग आउट। और जब आप बाहर निकल रहे हो तो ये नहीं कि आप खड़े होकर बाहर निकल रहे हैं, नीचे लेट जाइए पहले ज़मीन पे और फिर धीरे धीरे करके आगे निकलिए, सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम द फायर स्मोक। So there are some basic rules that you can follow for fire safety. Put the phone numbers of fire department near the phone. हमेशा अपने फ़ोन के पास फायर डिपार्टमेंट के नंबर्स रखिए, so that in case of emergency you can call them up. Eliminate fire hazards through good housekeeping. हमेशा हाउसकीपिंग जो होती है आपकी, जो चीज़ों का रख रखाव होता है, that should be very good. If there are waste paper, rubbish material and other flammable materials at your home, at your workplace, dispose them regularly. उन्हें हाथ के हाथ dispose off कर दीजिए, उन्हें वहाँ से हटा दीजिए। Keep flammable materials inside proper containers. अगर आप उन्हें हाथ के हाथ हटा नहीं सकते, so at least keep all that flammable material inside proper containers and store them at a place where it is impossible for fire to reach.
रेगुलरली चेक योर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उन्हें टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए। ऑल फ्लेड वायरिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स शुड बी चेंज्ड और रिपेयर्ड बाय योर इलेक्ट्रिशियन। अगर आपको लगता है आपके वायरिंग में कहीं प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स जो ये लगे हुए हैं उनमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है, दे आर नॉट properly maintained, call your electrician and ask him to change or repair it, whatever is required. Then space heaters to be placed at least 1 meter from any combustible material. जो space heaters आप इस्तेमाल करते हैं जगह को गर्म करने के लिए, all that heaters should be placed at least at a 1 meter of distance. किसी भी combustible material के आसपास वो नहीं होने चाहिए। डू नॉट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये कोशिश करिए कि उसमें कोई ऐसा अप्लायंस ऐड मत लगाइए जिससे कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट पे लोड ज़्यादा पड़े, बिकॉज ओवरलोडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन दैट कैन कॉज फायर इंसिडेंट। अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आफ्टर एवरी यूज। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसको वहाँ से हटा दीजिए। अगर आप प्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड योर यूसेज इज नाउ फिनिश्ड, आप उसका इस्तेमाल कर चुके हैं, कीप इट असाइड, उसको वहां से हटा के अलग रख दीजिए। वट एवर यू आर यूजिंग, कीप इट असाइड आफ्टर यूज। नेवर लीव लाइटेड कैंडल्स अनअटेंडेड। इफ यू आर लाइटिंग कैंडल्स एनीवेयर, डोंट लीव देम अलोन, or if you are leaving them alone, at least place them at a place where there is no such a thing that can catch fire. ऐसी आसपास कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें आग लग सके। Strictly obey the no smoking signs. If you are going somewhere and there is a board of no smoking sign, follow it, don't avoid it. क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे लोग सोचते हैं कि छोड़ो क्या करना, ध्यान देके और स्मोक करने लग जाते हैं, बट इफ that place has that particular sign, so obviously there is some reason, that's why the sign has been put over there, so never avoid it. Ensure that you have a pre-fire plan at your office. हमेशा ये सुनिश्चित करिए, ये पक्का करिए कि आपके ऑफिस में हमेशा एक प्री फायर प्लान होना चाहिए। इफ a fire is there, then what you have to do at that time. Check fire protection gadgets or devices of appliances and equipment regularly. आपके फायर प्रोटेक्शन गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं या इक्विपमेंट्स हैं, उनको हमेशा टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना चाहिए, whether they are working properly or not. If they are not working properly, get them repaired. Be fire safety conscious. हमेशा कॉन्शियस रहिए फायर सेफ्टी को लेके। एक्सटेंशन कॉर्ड्स आर डिजाइन फॉर टेम्परेरी यूज। हमें ये पता है कि हम एक्सटेंशन कॉर्ड्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो टेम्परेरी होता है, उसको आप परमानेंट फिक्स नहीं कर सकते। सो इफ एडिशनल आउटलेट्स आर रिक्वायर्ड समवेयर, देन यूज अ पावर बार विद अ सर्ज प्रोटेक्टर so that everything is safe for you. Now you will ask that, ma'am, if fire catches, then what we have to do at that time? At that time, there are some response guidelines that you can do. The first one is leave whatever you are doing. If you are getting the news that there is some fire, then leave whatever work you are doing at that time. उस वक्त काम करने मत बैठिए। Vacate the room through the nearest exit. आपके आसपास जो भी सबसे पास दरवाजा हो, कोई भी एग्जिट हो, तो आप वहां से निकल जाइए। क्लोज द डोर बिहाइंड यू बट डोंट लॉक इट। अगर आपके अगल बगल कोई पीछे आपके दरवाजा है तो उसको बंद कर लीजिए, लेकिन उसको लॉक मत करिए। एक्टिवेट द फायर अलार्म एंड बिगिन इवैक्यूएशन। अपने आपकी बिल्डिंग में अगर फायर अलार्म्स लगे हुए हैं तो उनको एक्टिवेट करिए, जिससे कि आग लगते ही वो फटाफट बजने शुरू हो जाएं और पीपल को अलर्ट कर सकें और बिल्डिंग को खाली करना शुरू कर दीजिए। इफ़ यू आर नॉट इन इमीडिएट डेंजर, अगर आपको लगता है कि हाँ आग लगी है बट वी आर नॉट इन डेंजर राइट नाउ, अभी हम बहुत ज़्यादा डेंजर में नहीं है, कॉल द फायर डिपार्टमेंट विद अ नंबर 101।
इफ यू आर फॉर्मली ट्रेन्ड इन फायर फाइटिंग, अगर आपको फायर फाइटिंग टेक्निक्स में ट्रेनिंग मिली हुई है, एंड यू आर नॉट इन इमीडिएट डेंजर, और आज खतरा भी ज़्यादा नहीं है, यू कैन ट्राई टू फाइट विद फायर यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आप आग बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। बट इफ you think that no, the danger is much more, then don't put yourself in danger। तो अपने आप को बिना वजह खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। Exit the building by following posted evacuation routes। जो वहाँ पर evacuation routes बनाए गए हैं उन routes का इस्तेमाल करिए और वहीं से अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलिए। उस समय एलिवेटर्स और लिफ्ट्स का इस्तेमाल मत करिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉल्स एंड स्लिप्स सेफ्टी। अब आप करेंगे कि मैम क्या कभी गिरने से और फिसलने से भी चोट लग सकती है? यस, इट कैन हैपन। इट्स अ थिंग दैट हैपन्स विद एनीबॉडी। ये हर किसी के साथ होती है और हो सकती भी है। आप कहीं पे भी गिर सकते हैं, आपको रीजन पता भी नहीं लगता और आप गिर जाते हैं, कहीं आपको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। सो हाउ दिस हैपन? लैप्स ऑफ अटेंशन, कि थोड़ी देर के लिए आपका कहीं से ध्यान हट जाता है, आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, और डिस्ट्रैक्शन बाय एन एक्टिविटी, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी आप करने लगते हैं जिससे कि आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। एंड ऑल दीज सच केसेस लीड टू स्लिप, ट्रिप और फॉल। आप सीढ़ियों से गिर सकते हैं, एक अनइवन सरफेस पे आप ट्रिप हो सकते हैं, या फिर आइस पर फिसल सकते हैं। ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो होते हैं, दे ऑल लीड टू अ वैरायटी ऑफ रिग्रेटेबल इवेंट्स। रिग्रेटेबल जिन्हें कि आप आगे रिग्रेट करते रहेंगे, अरे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दे लेता या दे लेती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो अगर आप कहीं गिरते हैं तो हो सकता है आपको कहीं छोटी सी चोट लगे, छोटी सी चोट से लेके एक बड़ी इंजरी तक आपको हो सकती है। The cases you must have listened that a person got slipped in bathroom and got a fracture in leg or hand. So such kind of incidents can take place around you. It's just a number of conditions or situations. ये सब कुछ conditions और situations पे depend करता है that you are facing such kind of things. As there are some causes of fire also, आग लगने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। In the same way, your trips, falls and slips also have some main causes that lead to all this in your area or around you. First one is uneven or damaged floor surfaces। आपके जो फ्लोर surfaces हैं वो ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ हैं, या फिर वो डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अनसुटेबल फ्लोर कवरिंग्स, फ्लोर के ऊपर आपने ऐसी कवरिंग्स लगा रखी हैं दैट आर नॉट सुटेबल। वेट फ्लोर्स एंड चेंजेस इन लेवल्स, गीला फ्लोर हो या आपका फ्लोर जो है वो इस तरीके से बना हो कि एकदम चलते चलते एकदम से नीचे की तरफ फ्लोर बना दिया गया है। ट्रेलिंग केबल्स, इधर उधर फैली हुई केबल्स हो सकती हैं। पुअर लाइटनिंग, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर लाइट ना हो। पुअर हाउस कीपिंग, चीजें अच्छे से ना रखी गई हो, इट मीन्स यू लेफ्ट समथिंग इन द वॉक पे, आने जाने के रास्ते पे आपने कुछ भी छोड़ दिया है, एंड दैट में लीड टू ट्रिप और फॉल ऑफ समबडी। Contaminated floor surfaces, it means some oil, some liquid, some grease has been there on the floor. Damaged ladder steps, आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो एकदम डैमेज हो चुकी है। Polished और freshly waxed फ्लोर्स, या ऐसी फ्लोर्स जिनको अभी अभी पॉलिश किया गया हो या उन पर वैक्सिंग की गई हो। So some basic rules that we should follow for falls and slip safety. The first one is, regardless of the intensity of injury, it is important to report the incident to the supervisor immediately। आप ये मत देखिए कि आपको चोट लगी है या नहीं लगी, चाहे थोड़ी सी ही चोट क्यों ना लगी हो, you have to inform the supervisor of that particular area that yes, the incident took place with me at such a area, so please make that area secure.
डू नॉट प्लेस वेस्ट बास्केट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन वॉकवेज। आने जाने के रास्ते पे कोई भी बेकार सामान या बास्केट्स मत छोड़िए। सिक्योर थ्रो रग्स एंड मैट्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग हैजार्ड्स। स्लिपिंग हैजार्ड्स को रोकने के लिए वहाँ पे रग्स और मैट्स बिछाइए, और वो रग्स और मैट्स भी आपके अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। दे शुड नॉट स्लिप। Ensure that glass doors have some type of marking। जो ग्लास डोर्स होती है उन पे कुछ ना कुछ मार्किंग होनी चाहिए, सो दैट द पीपल अवॉइड वॉकिंग थ्रू इट। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई शोरूम्स में आप जाते हैं या आपके नई कार्स जो होती हैं उनके शीशे ऐसे होते हैं वो पता ही नहीं लगता कि वहाँ पे ग्लास है या नहीं। सो देयर शुड बी सम मार्किंग टू मेक पीपल अवेयर दैट यस देयर इज अ ग्लास ओवर देयर। Arrange office furnishings in a manner that provides unobstructed areas of movement। ऑफिस की फर्निशिंग्स ऐसे अरेंज करिए जिससे कि आने जाने का जो एरिया है वो आपका अनऑब्स्ट्रक्टेड रहे, यानी कि वहां पर कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कोई रुकावट ना हो। प्लेस ऑफिस सेफ्टी स्पेसिफिक टिप्स इन द ऑफिस एट प्रोमिनेंट प्लेसेस। यहाँ पर ज़रूरत है उन पर्टिकुलर जगहों पे सेफ्टी स्पेसिफिक टिप्स के पोस्टर्स आप लगा सकते हैं, सो दैट एवरी person working over there should know about it। Be aware of added risk of falling when entering a building if outside weather is rain or snow। हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं और उस समय बाहर बारिश या स्नो से होकर आ रहे हैं आप, तो the case is there that you can slip over there, you can fall। क्लीन अप फ्लूइड स्पिल्स। अगर कहीं पे भी कोई फ्लूइड गिर गई है तो फौरन उसी समय उसको साफ करिए। Clearly mark any difference in floor level। If there is some difference in floor level, mark the floor level over there। आप ये देखिए अगर आप रोड पे भी कहीं जा रहे होते हैं, कहीं डाइवर्जन होता है तो वहाँ बोर्ड लगा होता है डाइवर्जन अहेड, तो वो आपको संकेत देने के लिए होता है दैट यस यू हैव टू चेंज योर रूट। In the same way, if there is some difference in the floor level, then you have to make marking over there so that it can avoid accident। Keep stairs, steps, flooring, carpeting well maintained। All these things should be well maintained। Display wet floor signs। If the floor is wet, then place a sign over there that yes, the floor is wet, so that the person avoid walking from there। Encourage safe work practices। safe work practices को बढ़ावा दीजिए, such as closing file cabinet drawers after use। अगर आप कैबिनेट की ड्रॉर्स का इस्तेमाल कर चुके हैं तो उन्हें बंद कर दीजिए। और फ्लोर पे अगर आपको दिखता है कि कहीं लूज आइटम्स गिरे हुए हैं जहाँ से किसी को कोई नुकसान हो सकता है, तो पिक दोज लूज आइटम्स फ्रॉम द फ्लोर। नाउ इफ यू गॉट इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट वन इज ट्राई टू गेट फर्स्ट एड एज क्विकली एज पॉसिबल। डॉक्टर जब तक आपके पास पहुंचता है उससे पहले फर्स्ट एड जितनी जल्दी आप ले सकते हैं लीजिए। इफ यू हैव बीन हर्ट, अगर आपको चोट लगी है, इट इज इम्पोर्टेंट टू सी अ डॉक्टर। एक डॉक्टर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गिरने के बाद हमें पता नहीं लगता कि हमें चोट लगी भी है या नहीं लगी। बट अ डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड फॉर दिस, ही कैन चेक you thoroughly and then inform you that yes whether there is injury or not। No matter where the slip trip and fall accident happens, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसिडेंट्स कहाँ हुए हैं, किसके साथ हुए हैं, चाहे आप स्टोर में हो, साइड वॉक में हो या अपने फ्रेंड्स के घर पे हो। मेक इट श्योर दैट यू इन्फॉर्म अबाउट इट टू द मैनेजर, ओनर और द लैंडलॉर्ड। वहाँ जो पर्सन मौजूद है उस समय उसको इसके बारे में ज़रूर अलर्ट करिए। अलर्ट अदर्स अबाउट द एरिया वेयर यू गॉट हर्ट। जहाँ पे भी आपको चोट लगी है, आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उस एरिया के बारे में दूसरे पर्सन को भी बताइए, सो दैट दे बिकम अवेयर एंड दे कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द एक्सीडेंट टू ऑकर और हैपन विद देम। देन इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी।
When we talk about electrical safety, it means we are talking about a system of organizational measures और टेक्निकल मीन्स। जब भी हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है एक ऐसा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स या टेक्निकल टर्म्स जिससे कि हम लोग हार्मफुल और डेंजरस इफेक्ट्स जो हो सकते हैं वर्कर्स को उनको रोक सके। अब वो हार्मफुल और डेंजरस इफेक्ट्स उन्हें किससे होंगे? इलेक्ट्रिकल करंट से, इलेक्ट्रिक आर्क से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब से आपको कोई ना कोई इफेक्ट हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज इलेक्ट्रिकल शॉक्स ऑन ह्यूमंस। अगर किसी ह्यूमन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है और वो शॉक बहुत ज़्यादा तेज है, इट कैन लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटीज और इवन डेथ ऑफ अ पर्सन। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। आप कैसे पता लगाएंगे किसी बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है? तो उसके इफेक्ट्स होते हैं स्टॉपिंग द हार्ट बीटिंग प्रॉपरली। बहुत तेज अगर किसी को झटका लगा है, बहुत ज़्यादा तेज, तो उससे हमारी दिल की धड़कन रुक सकती है, उस पर्सन की हार्ट बीट रुक सकती है। प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम ब्रीदिंग। पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी। कॉजिंग मसल स्पैम्स। आपके मसल्स में प्रॉब्लम होती है, मसल्स एकदम तनी से होने लगती है, फटने से हो जाती है। The skin features also affect the consequences of electric shock. इलेक्ट्रिक शॉक के कॉन्सिक्वेंसेज में आपकी स्किन तक इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी स्किन तक जला सकता है इलेक्ट्रिक शॉक। द कॉजेज फॉर अ इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट के जो कारण होते हैं वो होते हैं फॉल्टी और डैमेज्ड वायरिंग। आपकी वायरिंग खराब है या वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ओवरलोडिंग सर्किट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड दे देना किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू, जो सूट नहीं कर रहा था उसको भी आपने वहाँ पे फिक्स कर दिया। यूज़ ऑफ एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल करना, और जब भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वायर्स इधर उधर फैली रहेंगी। वाटर स्पिल ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ऊपर पानी गिर जाना। इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, वायर्स को अच्छे से ग्राउंड ना किया गया हो, उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया हो। इनकरेक्टली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स को आपने ऐसे ही इधर उधर फेंक दिया है, उनको ढंग से जहाँ होना चाहिए वहाँ लगाया नहीं है। लूज फिटिंग प्लग्स जो आपने लगाए हैं, दे आर देयर बट दे आर लूज, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कॉज इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट्स एंड एनीवेयर दे कैन हैपन। So the basic rules that you should keep in your mind for keeping yourself safe from any electrical incident is do not use electrical items with wet hands or near water। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये आपके घर में भी आपको बोली जाती है। अगर आप गीले हाथों से कोई चीज़ छू रहे हो तो आपको फौरन बोला जाता है गीले हाथों से मत छुओ, पानी के पास ये काम मत करो। सो दिस इज द कॉमन थिंग दैट यू शुड फर्स्ट कीप दिस इन योर माइंड। एंश्योर दैट आउटलेट्स आर फर्मली माउंटेड। ये देखिए जितने भी आउटलेट्स हैं वो अच्छे से माउंट किए गए हों, अच्छे से फिक्स किए गए हों। इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी लूज आउटलेट्स अराउंड यू, रिपोर्ट इट टू ऑथराइज पर्सन। एक ऑथराइज पर्सन को इसके बारे में बताइए। अनप्लग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर रिपेयरिंग और सर्विसिंग इट। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर आप रिपेयर कर रहे हैं, उसको सर्विस कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले अनप्लग करिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रोकिए एंड देन स्टार्ट डूइंग द वर्क ऑन इट। डू नॉट यूज डैमेज इलेक्ट्रिक आइटम्स। वो जो इलेक्ट्रिक आइटम खराब हो चुका है उसका इस्तेमाल ना करें। एंड इवन डोंट यूज दोज आइटम्स विद डैमेज कॉर्ड्स, और डैमेज कॉर्ड के साथ भी उनको इस्तेमाल मत करिए। प्लग इन हाई वॉट अप्लायंसेज ओनली आफ्टर कंसीडरिंग लोड। अगर आप हाई वॉट अप्लायंस इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि उस पर जहाँ पर भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ उस पर्टिकुलर प्लग पे लोड जो है बहुत ज़्यादा ना हो, एंड देन यूज इट। बी फैमिलियर विद इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स एसोसिएटेड विद योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स हैं उन सब के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्ट और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, जितनी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ट्रिप्ड ब्रेकर्स हों, चाहे वो ब्रोकन स्विचेस हों, फ्लिकरिंग लाइट्स हों, all these problems should be reported to the authorized person so that he can get all this repaired. Do not use appliances that sparks, smokes
or becomes excessively hot. ऐसे अप्लायंसेस का इस्तेमाल मत करिए जिनमें से स्पार्क निकलती हो, स्मोक निकलता हो या बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हो. Unless the appliance is specifically designed to exhibit these characteristics. जब तक कि एक ऐसा अप्लायंस ना हो जो इन सारे चीज़ों को ओवरकम कर सके, तब तक उसे इस्तेमाल मत करिए. नेवर टच अ फॉलन ओवरहेड पावर लाइन. अगर कहीं पे कोई तारें गिरी हुई हैं और वो कनेक्शन में है, then never touch them because there are possibilities that there is some electric current in it. Never repair electrical cords or equipments unless qualified or authorized. किसी भी इलेक्ट्रिकल कॉर्ड या इक्विपमेंट को अपने आप सही करने मत बैठिए जब तक कि या तो आपको उसे ठीक करना ना आता हो, आपको उसकी जानकारी ना हो या आप ऑथराइज ना हो उसके लिए. इफ़ यू आर वर्किंग इन डैम्प लोकेशंस, अगर आप डैम्प लोकेशंस में काम कर रहे हैं, इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स एंड इक्विपमेंट्स. इन सारी चीज़ों को चेक करिए so that you can make it sure that they are in good condition and free of defects, कि वो बिल्कुल सही है और उन पे कोई डिफेक्ट नहीं है. And try to use a GFCI, means ground fault circuit interrupter. It means if there is some problem in electrical appliances or transfer of electricity, then that thing should be grounded. Stay at least 10 feet away from overhead wires. Overhead wires से क्लीनिंग के दौरान या कोई दूसरी एक्टिविटी करने के दौरान 10 फीट की दूरी कम से कम बनाए रखिए. इतना दूर आपको रहना है उससे. इफ़ वर्किंग एट हाइट्स, अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं या लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, तो अपना काम स्टार्ट करने से पहले उस एरिया को ज़रूर चेक करिए. सर्वे द एरिया बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क so that you can check whether there is overhead wire or not. अगर वहाँ पे कोई भी overhead wire है, get it repaired first and then start your working. If an electrical incident happened, then what you have to do at that time? The first one is if a person gets electrocuted, एक person को अगर electric shock लग जाता है and he is unable to break the electric current himself or themselves. अगर उन्हें लग जाता है झटका और वो अपने आप उस इलेक्ट्रिक शॉक से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने आप को उस सोर्स से अलग नहीं कर पा रहे, so it is necessary that you shut off the power source immediately. उस पावर सोर्स को शट ऑफ करिए अगर पॉसिबल हो सकता है तो. इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन डोंट टच द पर्सन. अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप उस पर्सन को टच मत करिए बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट कैन पास ऑन टू योर बॉडी फ्रॉम दैट पर्सन's बॉडी and you yourself can get attached to that particular source. So the thing that you have to use at that time is a non-conducting object. It means a bad conductor of electricity such as a wood or wooden pole that will help you to remove that person from the electrical source. Call 911 immediately. 911 पर फौरन कॉल करिए और उन्हें इंसिडेंट के बारे में बताइए. While waiting for emergency सीरीज इमरजेंसी सर्विस आने तक जो आप वेटिंग टाइम ले रहे होते हैं, यूज CPR. इट मीन्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग एंड प्रेसिंग द चेस्ट ऑफ द पर्सन अगेन एंड अगेन इफ द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग. कीप द पर्सन वार्म. पर्सन को गर्म रखिए एंड इफ पॉसिबल अगर हो सके कवर द बर्न्स ऑफ द पर्सन विद अ क्लीन क्लोथ और सम स्टेराइल गॉज. Do not use blankets or towels. Blankets और towels का उस समय इस्तेमाल मत करिए because there are some loose fibers in blankets and towels that get stick to the burnt area of the person and it will cause more harm to the person and more pain. Now use of first aid. फर्स्ट एड हम हर जगह सुनते हैं. छोटी क्लास से हमें फर्स्ट एड के बारे में पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है. ऑल दिस वी विल स्टडी अगेन. फर्स्ट एड इज एन इमरजेंसी केयर गिवन इमीडिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन. फर्स्ट एड क्या होती है? एक इमरजेंसी केयर होती है जो कि फौरन एक इंजर्ड पर्सन को ऑन द स्पॉट दी जाती है. द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज टू मिनिमाइज इंजरी एंड फ्यूचर डिसेबिलिटी. फर्स्ट एड इसलिए दी जाती है उसी समय जिससे कि इंजरी को कम से कम किया जा सके
और अगर उस इंजरी से फ्यूचर में कोई डिसेबिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं तो उसको भी रिड्यूस किया जा सके। In serious cases, if we are facing a serious case, then first aid may be necessary to keep the victim alive. तो उस समय फर्स्ट एड इसलिए ज़रूरी होती है जिससे कि उस विक्टिम को हम होश में रख सकें, जिंदा रख सकें। There are many situations that require first aid, and for this, many countries have legislation, regulation, and guidance that helps in doing what? A minimum level of first aid provision in certain circumstances. उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ गाइडेंस बना रखे हैं कुछ कंट्रीज ने, जिससे कि वो क्या कर सके कि अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस में एक मिनिमम लेवल की फर्स्ट एड दी जानी चाहिए तो वो दी जाए उस पर्सन को। The aims of first aid are many and you can remember them with the 3 P's. जैसे आपके 3 R's होते हैं, in the same way we have 3 P's for the first aid. The first one is preserve life. लाइफ को प्रिजर्व करिए। प्रिवेंट फर्दर हार्म, आगे होने वाला हार्म को रोकिए। प्रोमोट रिकवरी, रिकवरी को आगे बढ़ावा दीजिए। The first one that is preserve life. It means the aim of all medical care, जिसमें कि आपका फर्स्ट एड भी इंक्लूड होता है। तो हर मेडिकल केयर का एक सबसे बड़ा एम होता है लाइफ्स को बचाना और थ्रेट ऑफ डेथ को कम करना। फर्स्ट एड डन करेक्टली शुड हेल्प रिड्यूस द पेशेंट्स लेवल ऑफ पेन। अगर फर्स्ट एड सही तरीके से दी जाती है तो वो एक पेशेंट के दर्द को कम करने में मदद करती है एंड कीप देम काम ड्यूरिंग द इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। और जब भी उस पर्सन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है या उसको इवेल्युएट किया जा रहा होता है तो उस समय उस पर्सन को शांत रखने में मदद करती है। प्रिवेंट फर्दर हार्म, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर हार्म इंक्लूड्स बोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये अपने अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एक पेशेंट को मूव करना किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे कि उसे नुकसान पहुंच रहा हो, एंड अप्लाइंग फर्स्ट एड टेक्निक्स, फर्स्ट एड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जिससे कि एक पेशेंट की कंडीशन को वर्सन होने से बचाया जा सके, यानी कि उसकी कंडीशन और ख़राब ना हो। जैसे कि सिर्फ ब्लीडिंग का ही केस अगर हम ले लें, अगर ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी वो कंडीशन डेंजरस हो जाती है। सो वी हैव टू अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। Promote recovery. First aid also involves trying to start the recovery process from illness or injury. First aid के अंदर ये भी आता है कि हम illness और injury से recover होने के process को भी start करें। और कुछ केसेस में ये अपने पास completing a treatment को भी involve करता है, जैसे कि in case of a plaster to a small wound, अगर एक छोटे से wound पे हमें प्लास्टर करना हो तो उस केस में भी हमारी ये मदद करता है। Types of first aid. We have 2 types of first aid, that is emergency first aid and non-emergency first aid. When we talk about emergency first aid, so it is the first response to a life-threatening medical emergency. ये सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी में दिया जाता है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी इलनेस या इंजरी से रिलेटेड हो। लाइफ थ्रेटनिंग जिसमें कि एक पर्सन की जान को खतरा बना रहता है। मोर एडवांस मेडिकल केयर विल हैपन आफ्टर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड देने के बाद इसमें और ज़्यादा एडवांस मेडिकल की केयर दी जाती है। इसके अंदर CPR आता है आपका, क्लियरिंग एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको क्लियर करना होता है। स्प्लिंटिंग अ ब्रोकन बोन, एक टूटी हुई हड्डी को जोड़ना, उसको सहारा देना। सीवियर ब्लीडिंग कंट्रोल, और बहुत ज़्यादा अगर खून बह रहा तो उसको कंट्रोल करना। When we talk about non-emergency first aid, it is the treatment we initiate ourselves for minor medical needs. ये वो फर्स्ट एड होती है जो कि हम छोटी छोटी मेडिकल नीड्स के लिए खुद भी दे सकते हैं, और ये क्या होती है एडवांस केयर मांग भी सकती है और नहीं भी। अगर बहुत छोटी है तो हम उसे अपने आप ठीक कर सकते हैं, बट इन सम केसेस इट कैन रिक्वायर सम एडवांस मेडिकल केयर। It includes taking over the counter medications for minor pain और एलर्जीज। छोटे पेन या एलर्जीज के लिए हम छोटी मोटी मेडिकेशन ले सकते हैं। क्लीनिंग एंड बैंडेजिंग कर सकते हैं कट्स की, एंड माइनर ब्लीडिंग कंट्रोल, छोटे मोटे ब्लीडिंग को कंट्रोल
कर सकते हैं। कॉमन फर्स्ट एड प्रोसीजर्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिसमें आप जो फर्स्ट एड दे सकते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट ओवर हेयर। द फर्स्ट वन इज ब्लीडिंग। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? द फर्स्ट इज अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वोंड यूजिंग अ स्टेराइल गॉज और क्लीन क्लॉथ। अगर कहीं से भी किसी बंदे के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो उस पर्टिकुलर एरिया में किसी साफ कपड़े से या स्टेराइल गॉज से आपको प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। Evaluate the injured area above the level of heart. अगर कोई फ्रैक्चर नहीं है किसी पर्सन के तो जिस एरिया से ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया को आप हार्ट के एरिया से ऊपर उठाइए। कवर द ड्रेसिंग विद द प्रेशर बैंडेज। अगर आप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसको प्रेशर बैंडेज से कवर अप करिए और ब्लीडिंग अगर तब भी नहीं रुकती है तो उसके ऊपर एडिशनल ड्रेसिंग्स अप्लाई करिए। ज़रूरत पड़े तो अपनी आर्टरी पर भी आप प्रेशर बना सकते हैं, बट दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू हैव अ ट्रेनिंग। अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है ओनली देन यू कैन डू, क्योंकि ऐसे हम नहीं पता लगा सकते कि हमारी बॉडी में आर्टरी कहाँ है। बर्न्स, रिमूव द पर्सन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ बर्न। अगर आप बर्निंग को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले पर्सन को उस सोर्स से दूर करिए जहाँ से उसे वो बर्निंग हो रही है। होल्ड द बर्न एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर। एक ठंडे पानी के अंदर उस बर्न एरिया को रखिए या उस पर कोई कूल या वेट कंप्रेस करिए जिससे कि उसे दर्द कम हो। रिमूव रिंग्स और अदर टाइट आइटम्स क्विक। अगर आपको ऐसे एरिया में जल गया जहां आपने रिंग पहनी हुई है या कोई भी टाइट आइटम पहना हुआ है तो फटाफट उस चीज़ को वहां से रिमूव करिए, इससे पहले कि आपका बर्न एरिया स्वेल करना शुरू कर जाए। कवर द बर्न विद नॉन एडहेसिव स्टाइल बैंडेज। जहाँ पे भी आपको जला है उसे किसी क्लीन कपड़े से या किसी नॉन एडहेसिव बैंडेज से कवर अप करके रखिए। फ्रैक्चर्स, अप्लाई प्रेशर टू द वुंड विद अ स्टाइल बैंडेज। अगर आपको लगता है कि जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर खून जो है बह रहा है तो उस समय आप वहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी साफ कपड़े से या फिर पीस ऑफ क्लोथिंग से या बैंडेज से उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अप्लाई आइस पैक्स टू लिमिट स्वेलिंग। सूजन को कम करने के लिए आइस पैक्स का इस्तेमाल करिए क्योंकि उससे आपको दर्द में भी आराम मिलता है, लेकिन कभी भी आइस जो है वो डायरेक्टली अप्लाई मत करिए, उसको हमेशा किसी कपड़े के अंदर रैप करके फिर उसका इस्तेमाल करिए। अगर पर्सन जो है वो फेंट हो रहा है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो पर्सन को नीचे लेटाइए विथ हेड स्लाइटली लोअर देन द ट्रंक। इस तरीके से लेटाइए कि उसका जो सर है वो उसके ट्रंक बाकी के बॉडी एरिया से नीचे की तरफ हो, और अगर पॉसिबल हो सके तो उसके लेग्स को भी ऊपर उठाइए। स्प्रेन्स, रेस्ट द एंकल और इंजर्ड एरिया। अगर आपको कभी भी स्प्रेन आ जाता है तो अपने एंकल को या जहाँ पे भी आपको स्प्रेन आया उस एरिया को रेस्ट दीजिए। अप्लाई आइस और कोल्ड पैक्स रैप्ड इन अ क्लीन क्लोथ। एक क्लीन क्लोथ के अंदर आइस या कोल्ड पैक्स को पैक करके उन्हें अप्लाई करिए वहाँ पर। एलिवेट द इंजर्ड एरिया, हार्ट लेवल से ऊपर की तरफ इंजर्ड एरिया को एलिवेट करके रखिए जिससे कि स्वेलिंग ना हो। स्लाइट लाइटली रैपिंग एन इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज आपको कब रैप करनी है? जब आपके पास कोई इंजर्ड एरिया है और उस एरिया को आपको प्रेस करना है, कम दबा के रखना है, देन यू कैन यूज अ लाइटली रैप्ड इलास्टिक बैंडेज। आई इंजरीज, अगर आपको आईज में इंजरी होती है, अगर आपकी आंख में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपनी आंख को रब मत करिए। डोंट रब योर आईज। फ्लश योर आईज विद वाटर। अपनी आईज को पानी से धोइए। अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस बट डोंट पुट प्रेशर ऑन द आई। अपनी आंखों के ऊपर कुछ ठंडी चीज रखिए लेकिन उससे जोर मत दीजिए। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कि धूल मिट्टी अगर आपकी आंख में चली जाती है तो अपने आई का जो ऊपर की अपर लिड होती है उसको पुल करिए और क्या करिए, अपनी आंखों को जोर जोर से ब्लिंक करिए, झपकाइए। अगर आपकी आंखों में कोई भी केमिकल चला जाता है तो इमीडिएटली अपनी आंखों को बहुत सारे पानी से धोइए। वॉश योर आईज विद लॉट्स ऑफ वाटर। शॉक, अगर किसी पर्सन को झटका लग जाता है, हेल्प द पर्सन टू लाई डाउन। उसे उसकी पीठ के सहारे लिटा दीजिए। ले डाउन द पर्सन एंड एलिवेट द लेग्स एंड फीट स्लाइटली। अगर आपको लगता है
कि पर्सन को आराम मिल सकता है उसे लेटाने से, उसकी टांगों को ऊपर करने से, तो आप ऐसा करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस वजह से पर्सन को दर्द हो रहा है या उसकी इंजरी में उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा मत करिए। इफ पर्सन इज शोइंग नो साइन ऑफ लाइफ, अगर आपको लगता है कि पर्सन कोई भी लाइफ के साइन नहीं दिखा रहा, ब्रीथ नहीं कर रहा, कफ नहीं कर रहा, हिल डुल नहीं रहा, स्टार्ट सीपीआर ऑन द स्पॉट। सीपीआर का इस्तेमाल फटाफट करिए। अगर आपको लगता है कि पर्सन जो वो वॉमिट कर रहा है या माउथ से उसके खून आ रहा है, मेक द पर्सन टू लाई डाउन टू हिज साइड, उसे एक करवट लेके लिटा दीजिए, जिससे कि उसे चॉकिंग ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। चॉकिंग, गिव 5 बैक ब्लोस, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आपके घर में भी आप कुछ खा रहे हो और आपके गले में कुछ अटक जाता है, तो आपको पीठ पे थप थप किया जाता है, आपकी बैक को थपथपाया जाता है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। दूसरा होता है परफॉर्म 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, जिसे कि हम हेमलेज मैन्योवर भी कहते हैं। ये क्या होता है, अगर किसी पर्सन को कुछ अटक गया है, उसे सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो क्या करते हैं, उसी पर्सन के पीछे से एक दूसरा पर्सन उसे पकड़ता है और फिर अपने हाथों से उसको आगे से प्रेस करता है, जिससे कि अगर उसके गले में कुछ अटका है तो वो निकल जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में होता है, दैट इज व्हाई इज फर्स्ट एड इम्पॉर्टेंट। जो फर्स्ट एड है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट थिंग इज हेल्प्स टू सेव लाइफ। अगर आपको फर्स्ट एड का पता है तो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इट अलाउज द रेस्क्यूअर टू प्रोवाइड द विक्टिम कंफर्ट। रेस्क्यूअर जो बचाने वाला होता है, उसे परमिशन होती है कि वो विक्टिम को कंफर्ट दे सके, उसको आराम दिला सके। गिव यू टूल्स टू प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स, आपको इस लायक बनाती है कि आप सिचुएशन को वर्स बनने से रोक सकते हैं। क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस टू केयर, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की परवाह कर सकते हैं। प्रोवाइड टेम्परेरी पेन रिलीफ, आपको थोड़े समय के लिए दर्द में आराम देता है। मेक योर वर्क प्लेस सेफ, आपके वर्क प्लेस को सुरक्षित बनाता है, क्योंकि जब आप अवेयर होते हैं फर्स्ट एड के बारे में, तो अगर किसी भी पर्सन को आप ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है, तो आप उस समय फर्स्ट एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। केस स्टडी ऑफ हैजर्डियस इंसिडेंट्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये इंडिया की सबसे बड़ी और वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। इतना ज़्यादा था कि आज तक ये चर्चा में है। किसी के आगे आप इसका नाम लीजिए तो हर किसी को इसके बारे में पता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये था क्या, इससे हुआ क्या और उसके कॉजेज क्या थे और ये होने के बाद क्या किया गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसे कि हम भोपाल डिजास्टर के नाम से भी जानते हैं, उस वक़्त क्या हुआ था? 1984 में जो हमारी मध्य प्रदेश स्टेट है, वहाँ पे भोपाल सिटी है, उसमें एक केमिकल लीक हुआ था। और वो केमिकल लीक इतना ज़्यादा था कि उसने बहुत सारे लोगों को, कईयों को तो एकदम डेथ प्रोवाइड कर दी थी और कई लोग इससे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। और उस टाइम पे इस ट्रेजेडी को कहा गया था वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन हिस्ट्री, की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। ऑन दिसंबर 3 दिसंबर 1984 लगभग 1-2 बजे के पास 45 टन्स ऑफ डेंजरस गैस, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, ये लीक हो गई थी एक इंसेक्टिसाइड प्लांट में से। और ये इंसेक्टिसाइड प्लांट जो था वो ओन किया गया था इंडियन सब्सिडियरी ऑफ अमेरिकन फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के द्वारा। जहाँ पर ये प्लांट बना हुआ था उसके आसपास जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था। तो जो गैस थी वो लीक हुई उस आसपास के एरिया में, और उस समय इसने ऑन द स्पॉट थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मार दिया था। और इस वजह से एक पैनिक की सिचुएशन बन गई थी, जिसकी वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल्स जो थे वो कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से हम भोपाल से बाहर निकल सकें और अपनी जान बचा सकें। इस इंसिडेंट में
कम से कम 15 से 20 हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग जो थे वो सीवियरली इंजर्ड हो गए थे। The causes that lead to such an tragedy was the cooling system was not in use. जो cooling system था वो इस्तेमाल में नहीं था। टैंक टेम्परेचर्स वर नॉट लॉक, टैंक के जो टेम्परेचर्स थे वो काउंट नहीं किए जा रहे थे, कहीं नोट नहीं हो रहे थे। अ स्लिप बाइंड वॉज नॉट यूज व्हेन द पाइप्स वर क्लीन, जब पाइप साफ किए गए तो कोई भी स्लिप बाइंड इस्तेमाल नहीं किया गया। अ टैंक्स हाई टेम्परेचर अलार्म वॉज नॉट वर्किंग, एक ऐसा अलार्म जो इसलिए यूज़ किया जाता है जो कि इसके बारे में इन्फॉर्म कर सके कि टैंक का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, वो अलार्म वर्किंग पोजीशन में नहीं था। वेंट गैस स्क्रबर वॉज नॉट इन यूज़, ये जो स्क्रबर्स होते हैं ये इस्तेमाल में नहीं थे। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द लीकिंग टैंक, जिस टैंक से ये गैस लीक हुई उसमें क्लोरोफॉर्म की जो कंसंट्रेशन थी, जो मात्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। द इवैक्यूएशन टैंक वॉज नॉट एम्प्टी, जो इवैक्यूएशन टैंक था जो इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ किया जा सकता था वो खाली नहीं था। आयरन वॉज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ कोरोजन, जंग लगने की वजह से उस टैंक में आयरन मौजूद था। ये इंसिडेंट होने के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए सो दैट दे कैन प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर प्लांट और दोज हु आर लिविंग अराउंड इट। द फर्स्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में लाया गया था। देन फैक्ट्रीज एक्ट जिसे कि अमेंड किया गया और इसे इसलिए अमेंड किया गया था जिससे कि इसमें एक लिस्ट तैयार की जा सके हैजर्डियस इंडस्ट्रीज की एंड प्रोविजन टू लोकेट एन इंडस्ट्री, और ये प्रोविजन बनाया जा सके कि ऐसी इंडस्ट्रीज को कहाँ पर लोकेट करना चाहिए। Public Liability Insurance Act that came in 1991, and the aim of this act was to provide immediate relief to the victims affected while handling dangerous substances। ऐसे victims को फटाफट relief provide करना जो affect हुए हों किसी भी तरह के dangerous substance के साथ काम करते हुए। National Green Tribunal Act, it came in 2010 and it was implemented so that we can deal with the cases arising out of environmental issues, उन cases के साथ डील किया जा सके जो कि environmental issues की वजह से रोज होते रहते हैं। So this is for today। आज हमने जो भी डिस्कस किया ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, आपको रियल लाइफ में बहुत मदद करेगा। तो इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़िएगा और अपने दिमाग में अपने बहुत अच्छे से बैठाइएगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू इट। नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे मिलेंगे। इफ़ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर of our channel, please stay connected with us. If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming videos। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।